नमस्कार, डेड न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम नई खबरों के साथ मैं हूं प्रज्ञा प्रकाश। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। झील नहीं नदी में तब्दील हुआ मुजफ्फरपुर, मोती झील सड़क पर तैरते नजर आए बच्चे। गली सड़क ही नहीं, मकान और कमरे में घुसा पानी, चौकी पर शरण लिए लोग, भड़का आक्रोश, नगर निगम के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। और अब नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में शुरू हुई शाही लीची की बागवानी। ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर नगर निगम भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन हर बारिश में इसकी पोल खुल जाती है। इस बार मानसून ने तो कई बार शहर को पानी पानी कर दिया। शहर के लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी फजीहत झेलनी पड़ रही है। सड़क पर पानी से बचने के लिए लोगों को लॉन्ग जंप, हाई जंप करना पड़ रहा है। वहीं मोती झील में बच्चे तैरते नजर आए। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि यही स्थिति रही तो मुजफ्फरपुर कैसे बनेगा स्मार्ट सिटी। जिले के शहरी इलाके में देर रात से सुबह तक हुई बारिश ने विभिन्न चौक चौराहे और गली मोहल्ले को जलमग्न कर दिया है। सड़क से लेकर दुकान, घर, सभी जगह बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीर देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों में मिठनपुरा, कल्याणी चौक, स्टेशन रोड सहित कई प्रमुख जगहों की क्या स्थिति है। आलम यह है कि आपकी नजर जिधर जाएगी उधर बस पानी ही पानी नजर आएगा, चाहे वह दुकानदार हो या फिर राहगीर या फिर आसपास के लोग, सभी बारिश से परेशान हैं। मुजफ्फरपुर के नगर इलाके में मानो सड़कों पर सैलाब चल रहा है, लेकिन इससे न तो नगर निगम प्रशासन को कोई मतलब है और न ही स्थानीय प्रशासन को इसकी चिंता है। परेशानी, इसको परेशानी नहीं कहा जाएगा, इसको अत्यंत कष्ट जो कहा जाता है वो है। जो रात में नींद हराम होती है, सुबह भी आदमी को चैन नहीं, रात का भी चैन नहीं। बारिश हुआ नहीं कि आपको मोती झील भागना है और अपना लाखों करोड़ों जिसकी जो भी संपत्ति है दुकानों की, उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो सारा बारिश में सारा जो है सो भीग के और आपका बहुत ज़्यादा क्षति होता है। इसलिए हम लोग जो है सुबह ही आए, बारिश शुरू हुई और हम लोग मोती झील चले गए हैं अपने दुकानों को बचाने के लिए। सारा हमारा गद्दा भीग गया है, माल तो नहीं भीगा क्योंकि समय से पहुंच के, अगर थोड़ी भी विलम्ब होती तो माल भी भीग जाता शायद, और पहले भी भीग चुका है, ये कोई नहीं है। हम लोग हैबिचुएटेड हो गए इस चीज़ के लिए और कई बार हम लोग इंटरव्यू भी दिए, कई लोगों से बात भी किए, लेकिन इस पर कोई भी विचार और कोई भी पहल नहीं हो रही है। और हम लोग अंत में अब इसको बोलना ही छोड़ दिया कि अब हम लोग को बोलना नहीं है, भगवान ही कुछ कर सकते हैं, इंसान के हाथ में नहीं है या नेता अभिनेता के हाथ में नहीं है अब ये चीज़। अब इसके ऊपर भगवान है, वही कुछ कर सकता है हम लोग के लिए, नहीं तो हम लोग अब बोलना छोड़ दिए। हम लोग अब 15 दिन पहले भी विचार किए तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम लोगों को किसी को कुछ नहीं करना है, जो हो होने दो। हम लोग अब दुकान की अपनी व्यवस्था उसी हिसाब से बना लिए कि हम लोग इसी में जीना है और मरना है। जनप्रतिनिधि भी चेंज किए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क कहीं कुछ नहीं है, हम लोग से कोई पूछने तक नहीं आता है, क्योंकि उसी सड़क, वो प्रधान सड़क है मोती झील हमारा। हमको लगता है कि क्योंकि हम बहुत राजनीतिक में नहीं रहते हैं, लेकिन हमको अनुमान है कि मोती झील प्रधान सड़क जरूर होगा, एकदम 100% होना है। और वहाँ पे ये सब परेशानी, ये भी प्रधान सड़क है और आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं दुकानों के अंदर इतनी पानी है। मेरे पास भी वीडियो बना हुआ है, मतलब किसी ने सही में नामांकन किया, मोती झील वाकई में वो झील है। अब किसने इसका नाम रखा मुझे नहीं पता, लेकिन सही में वो कुछ सोच के ही रखा है और उसका जो है सो आज खामियाजा हम लोग को निकल रहा है। और बच्चे लोग तो वहाँ पे स्विमिंग पूल बना लिए, वहाँ तैर रहे हैं, दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है, दुकान के अंदर में घुटना तक पानी है। सड़क की तो बात ही अलग है। बहुत सारी परेशानियां हैं, आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर का जो मेन मार्केट है मोती झील, झील में पूरा कन्वर्ट हो चुका है, वेव चल रहा है, वेव जो समुद्र में वेव चलता है, आप देखिए पानी में वेव चल रहा है। नगर निगम पूरा फेल है, ये स्मार्ट सिटी नहीं नर्क सिटी है। और सारे वार्ड पार्षद, मेयर अपने में मशगूल है, पैसा बनाने में,
किसी को परवाह नहीं है कि मुजफ्फरपुर की समस्या कैसे दूर करें। वहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सदस्य मोहम्मद डॉक्टर इकबाल मोहम्मद शमी ने कहा कि 2 घंटे की बारिश में शहर के कई मोहल्ले डूब गए हैं, लेकिन इसको देखने और बोलने वाला कोई नहीं है। ना ही विधायक ना ही सांसद इसको लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं और जनता भी परेशानी को झेलने को मजबूर है। मुजफ्फरपुर शहर का बदनसीबी यह है, यहाँ कोई बोलने ही वाला नहीं है। न विधायक बोल रहा है, न संसद बोल रहा है, न नेता बोल रहा है, न मेयर बोल रहा है, न डिप्टी मेयर बोल रहा है। पब्लिक भी चुपचाप सोई हुई है, तकलीफ झेल रही है। नाले रोज़ बनते हैं और नाले रोज़ टूट जाते हैं और नाला पक्का बनता है फिर तोड़ के कच्चा बनाया जाता है। नालों की स्थिति बद से बदतर है। कोई नाला कभी पश्चिम से पूरब की ओर बन जाता है और आगे नाला पूरब से पश्चिम की ओर बन जाता है। इसके कारण पानी का कोई निकास ही नहीं। जो मुख्य नहर है उसकी सफाई ही नहीं हुई है। स्मार्ट सिटी के नाम केवल इसको दिया गया है। आज तक कोई स्मार्ट सिटी की तरफ से कोई काम स्मार्ट नहीं किया गया, बल्कि उसके पैसा से मार्केट बनाने की बात चल रही है कि तिलक मैदान में मार्केट बनेगा। अगर यहाँ 7-8 घंटा बारिश या दिन भर की बारिश हो जाए तो शहर डूब जाएगा। इस शहर को बचाने की आवश्यकता है और जनता को भी जागृत होने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य यह है कि न जनता केवल दुख सह करके भी कोई गाली बक के रह जाती है, कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो पाता है। जो लोग जनता के प्रहरी हैं, चाहे वाइस काउंसलर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, चाहे मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, उन पर भी प्रशासक का कोई अंकुश नहीं है। मालीघाट के कालीबारी रोड में भीषण जल जमाव से परेशान लोगों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा। लोगों ने पानी के बीच सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया और नगर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के बाद उनका इलाका नरक बन जाता है। लोगों के घर के अंदर भी पानी घुस जाता है। लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। घर में पानी घुसने के कारण खाना भी नहीं बन पाता है और तो और जरूरत की चीजें के लिए निकलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। करीब 2 साल से यही स्थिति है, लेकिन नगर निगम में राजनीति होने के वजह से इनके इलाके से अभी तक इस समस्या का हल नहीं हो सका है, जिसके कारण लोगों को यह बारिश के बाद नरक जैसी जिंदगी जीनी पड़ती है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में जल जमाव के मुद्दे पर लोगों ने जनप्रतिनिधि भी बदल दिया, लेकिन शहर भी जल जमाव की समस्या का आज तक हल नहीं निकाल सका है। मतलब विगत 2 वर्षों से जब से मतलब ये वार्ड नंबर 42 का मेन नाला हुआ, जो चतुर्भुज स्थान चौक से लेकर मालीघाट चौक तक जो मेन नाला है, ये नाला मतलब पूरी ब्लॉक है। और मतलब जब पिछले वर्ष मतलब विधानसभा चुनाव के पहले मतलब माननीय मंत्री सुरेश शर्मा जी के प्रयास से नगर निगम के सभी पदाधिकारी यहाँ आए थे और चतुर्भुज स्थान से लेकर मालीघाट चौक तक का निरीक्षण किए थे और उसमें यही मतलब तय हुआ था कि हर 10 फीट पे 5 फीट नाली जो स्लैब है वो कटेगा। लेकिन वार्ड पार्षद के बदमाशी के कारण नहीं हो पाया। जो नाला आज तक साफ नहीं हो पाया है। पहले हम लोग का पानी ऐसे मतलब अमर टॉकीज और चैपमैन होते हुए मस्जिद चौक होते हुए नहर में जाता था और ये जो नाला बना है ये चतुर्भुज चौक से मालीघाट होते हुए चूना भट्टी में और नहर में नाली पानी हम लोग का तुरंत निकल जाता है। तो वार्ड पार्षद के बदमाशी के कारण हम लोग को एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और माता काली वैष्णो देवी का दरबार है यहाँ, मतलब आदमी का डर तो छोड़ दीजिए, भगवान से भी इन लोगों को डरने लगता है। हाँ, पूरे घर में पानी घुसा हुआ, लैट्रिन बाथरूम सब आने जाने में परेशानी हो रहा है। नगर निगम के किंग मेकर माननीय आदरणीय विकास पुरुष महोदय थे और आज भी हैं। आज भी शहर में वार्ड पार्षद, आज भी जो मेयर का खेला चल रहा है पूरे मुजफ्फरपुर शहर में, तो आप लोग भी जानते हैं कि कौन खेला खेल रहा है। पूरे तौर पे मतलब आप देख लीजिए कि पूरा अस्त व्यस्त है पूरा शहर। मतलब चुनाव के समय उनका वो था, स्लोगन था, शहर ये बोल रहा है, शहर तो अब डोल रहा है। देख रहे हैं, पिछला बारिश में भी देखे।
इतना दिक्कत हो रहा है कि हम लोग जानते कहाँ बनाए, कहाँ खाए, कहाँ रहे, इतना पानी चौकी पर पानी चल रहा है, चौकी का सामान डूब गया, दहा दिया, सब भीग गए, सब खत्म हो गए, खाए में मर रहा है, बस्तर पहने लगी ना, सब टूट कर लाइव हो गई, बाल बच्चा। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी यही ना हो रहा है, देखिए ये पानी हेल रहा है, इतना गिंजन झेल रहे हैं इसमें, कभी आज तक नाला नहीं साफ होता, इधर का कचरा नहीं उठता है, सारा कचरा धो के घर में जाता है, और कौन चीज मिलेगा, यही मिल रहा है, वोट देने के बाद भी गिंजन है। रघई पुल के अप्रोच पथ पर नदी से कटाव का खतरा बढ़ा। अप्रोच सड़क के टूटने से शिवहर मुजफ्फरपुर सड़क संपर्क हो सकता है भंग। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर थमने के बाद तेजी से नदियों का जलस्तर घटने लगा है। नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही गिरावट के बीच कई जगहों पर बूढ़ी गंडक नदी में कटाव भी तेज हो गया है। बूढ़ी गंडक नदी पर काटी मीनापुर के बीच बने रघई पुल के अप्रोच सड़क के पास भी नदी का कटाव तेज हो गया है, जिससे इस अहम सड़क पुल के संपर्क पथ के ध्वस्त होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों की माने तो पिछले एक सप्ताह से यहाँ नदी का कटाव बहुत तेज हुआ है, जिसका दायर करीब 1 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में कटाव की जानकारी स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग को दे दी गई है। सवाल उठता है, बाढ़ के कारण जगह जगह पर ये स्थिति उत्पन्न है। अब कांटी का जो रघई पुल है, वह जनमानस का अगर वहाँ कटाव हो जाता है या टूट जाता है पुल, वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनके साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारी या कर्मचारियों का आने जाने का जो मार्ग होगा अवरुद्ध हो जाएगा। इससे सारा कार्य अस्त व्यस्त हो जाएगा। आम पब्लिक को, उस ग्रामीण को कितना कष्ट होगा, इस पर जिला प्रशासन को इमीडिएटली इस पर ध्यान देना चाहिए। और जिला पदाधिकारी से हम मांग करते हैं कि इमीडिएटली अपने स्तर से वहाँ पर बढ़िया पदाधिकारी को भेज के उस कटाव को रोकने का व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाता, तो सवाल उठता है कि वह रघई पुल जो है वह बच जाता और आम जनता के आने जाने और सरकारी कर्मचारियों को भी आने जाने में ब्लॉक में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अगर सरकार या जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया तो हम स्थानीय स्तर पर भी हम उसके खिलाफ जिला प्रशासन के समक्ष धरना प्रदर्शन गिराव का भी समस्या उत्पन्न न हो, इसके हालात से हम यहाँ के जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि इस पर अविलंब ध्यान देकर वहाँ पर कटाव का व्यवस्था जो हो रहा है उसको अविलंब रोका जाए। रघई पुल अगर टूट जाता है, वो बांध क्षतिग्रस्त हो जा रहा है, बाढ़ के पानी के दबाव अगर ज़्यादा पड़ रहा है तो उत्तर बिहार का आवागमन जो है, जो शिवहर से जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल कट जाएगा। और जहाँ मुख्यालय में, तिरहुत मुख्यालय मुजफ्फरपुर में जो आवागमन है, प्रशासनिक हो तब या जनता के आम जनता की कोई समस्या हो, इसको लेकर आने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं जिला अधिकारी महोदय से मांग करता हूं कि रघई पुल को जो है सुरक्षित रखे और उस बांध पर जो है मरम्मत कराने का, मिट्टीकरण करा के भरने का कार्य करे। अन्यथा आम जो अगर वो बांध क्षतिग्रस्त होती है तो मैं आम जनता के मदद से मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय में धरना प्रदर्शन का काम करूंगा। नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में बड़ी शाही और चाइना लीची की डिमांड, 20,000 पौधे का मिला है ऑर्डर। विधिवत तैयारियां हैं शुरू। वैसे तो मुजफ्फरपुर की शाही लीची की पहचान देश और विदेश में भी है। अब नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया के लोगों को भी इसका स्वाद पसंद आ रहा है। अब वहां पर भी लीची का पेड़ लगाने की कवायद शुरू कर दी है। लीची के पौधे की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। इन राज्यों में भी अब शाही लीची की बागवानी शुरू कर दी गई है। मुसहरी स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में इस साल दोनों जगहों के करीब 20,000 पौधे का ऑर्डर भी मिला है। लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर श्रीधर पांडे ने बताया कि लीची के पेड़ में कलम बांधा जाता है। करीब 40 दिन में इसमें जड़ फेंक देता है, फिर इसे काटकर पौधे का आकार दिया जाता है। इसके बाद सप्लाई की जाती है। हर साल करीब 60,000 पौधे अनुसंधान केंद्र में तैयार किए जाते हैं, जिसमें से 40,000 पौधे काम में आते हैं। अन्य पौधे कुछ कारणों से खराब हो जाते हैं। तैयार पौधों को देश के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई की जाती है। मुजफ्फरपुर के किसान भी यहां से खरीद कर ले जाते हैं। डॉक्टर पांडे ने बताया कि जब पेड़ से जड़ वाले डाली को काटा जाता है तो उसके बाद इसे वर्मी कंपोस्ट से तैयार किए गए घोल में रखा जाता है। फिर घोल में
भीगे हुए डाल को सूखे हुए वर्मी कंपोस्ट में रखा जाता है। इसके बाद इसे एक प्लास्टिक में लपेट दिया जाता है। 1 माह तक यह वहीं पर रहता है। इसके बाद सप्लाई होती है। निदेशक बताते हैं कि 15 जून के बाद का समय सबसे उत्तम होता है, क्योंकि अभी बरसात गिरती है। इस दौरान पेड़ में कलम बांधने पर जड़ तुरंत निकल जाता है। फिर 40 दिन बाद इसकी कटाई कर ली जाती है। यह प्रक्रिया अगस्त तक चलती है। उन्होंने बताया कि लीची का पेड़ लगाने का सबसे सही समय फरवरी का महीना होता है। उस समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। बरसात के मौसम में लगाने पर इसका विकास रुक जाता है। बरसात के तुरंत बाद ठंडी पड़ने लगती है, इसलिए फरवरी का महीना सबसे उत्तम है। देखिए, लीची का पौधा तो तरीके तो तमाम तरीके हैं जिनके तरीके से तैयार किया जाता है, लेकिन जो एक व्यावसायिक दृष्टिकोण है, व्यावसायिक दृष्टिकोण में जो है बूटी से पौधे जो है लीची के तैयार होते हैं। ग्राफ्टिंग से भी पौधा कलम से भी तैयार होता है, लेकिन उसमें अभी सफलता जो है वो कम है, तो बूटी में ज़्यादा होती है, तो बूटी से पौधे तैयार करते हैं। और बूटी बांधने का यह बहुत उत्तम समय है। और इसी समय जो है वो 15 जून के बाद से बूटी बांधना शुरू करते हैं। क्योंकि इस साल मौसम बहुत अच्छा रहा है, तो 15 जून से ही बूटी बांधना शुरू हो गई हैं। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बूटी बांधते हैं। तो जो जून में बूटी जैसे बांधते हैं वो करीब 40 दिन में, 35 से 40 दिन में वो काटने लायक घास हो जाती है, जड़ें उसमें आ जाती हैं। और उनको जो है काट के पॉलीथीन बैग्स में जो है उनको पहले काट के लाएंगे, थोड़ा उसके ऊपर जो पॉलीथीन बंधी होती है उसको हटाएंगे। हटाने के बाद वो एक जो वर्मी कंपोस्ट, पानी और थोड़ा वर्मी वाश वगैरह, इसका एक मिक्सचर घोल बना के, थोड़ा गाढ़ा घोल होता है, उस घोल को बना के उसमें इसको डुबोने के बाद लगाएं, जिससे थोड़ा क्रैक वगैरह जो उसके मिट्टी के होते हैं वो भर जाते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट जो बूटी का बहुत अच्छा होता है। किसानों के लिए कब उपलब्ध होगा, कितने दिनों में? किसानों को जैसे जुलाई में मान लीजिए आपने बूटी लगा दी, पेड़ से काट के लाए, बूटी लगाए, ये पौधा जो है वो 6 महीने बाद जो है वो देने लायक होता है। अभी जो हम लोग जुलाई अगस्त में एक बूटी बांध के पॉलीथीन में रखेंगे, इनको फरवरी ऑनवर्ड जो है हम फिर देना शुरू करते हैं। क्योंकि जो अपना नॉर्थ इंडिया है उन क्षेत्रों में जो है थोड़ी सी क्या है, कभी मान लीजिए सितंबर के बाद ठंडी शुरू हो जाती है। तो इस साल के जो पौधे हैं थोड़ा अच्छी तरह से जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं, 1-2 नया फ्लश उसमें आ जाता है, तब वो पौधा स्थापना के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी नाते हम लोग फरवरी के आसपास से उसको पौधा देना शुरू करते हैं। साहिबगंज नगर पंचायत के नवानगर निजामत के सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट में कम नंबर आने के बाद छात्र छात्राओं ने मुख्य सड़क जाम कर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल ने जानबूझकर उनका रिजल्ट खराब किया है। इंटरनल असेसमेंट में अच्छे नंबर मिले होते तो उनका परसेंटेज अच्छा होता। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से 2 दिनों के अंदर मार्क्स बढ़ाकर देने की मांग की है। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के परिणाम जारी होने के बाद से ही छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। आज सड़क जाम कर धरना पर बैठे छात्र छात्राओं ने स्कूल के डायरेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्य सड़क पर धरने पर बैठ गए। इससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। छात्रों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझने के बावजूद स्कूल के डायरेक्टर ने पैसे लिए और इंटरनल असेसमेंट में कम नंबर दिए। मेरिट के हिसाब से रिजल्ट नहीं दिया गया है। हम लोग को बहुत कम मार्क्स मिला है। जो बच्चा कभी स्कूल नहीं आता है, जिसको मतलब कुछ भी आता भी नहीं है, उसको 91% दिया गया है और हम लोग को 60%। हम लोग को मतलब हमारे मेरिट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। जो बच्चा को कुछ भी नहीं आता है, जो बिल्कुल लो क्लास का है, उसको एकदम हाई नंबर दे दिया गया और हम लोग को इतना कम मार्क्स दे दिया गया है। आपका आरोप किस पे है, किसके द्वारा? मेरे प्रिंसिपल सर प्रकाश प्रसाद पे है। यही मांग है कि सबको एक समान देखा जाए स्कूल में, किसी को भेदभाव से नहीं देखा जाए। जो पर्चा लिखता है, जो स्कूल रेगुलर करता है, उसको नंबर कम मिलता है और जो अच्छा रेगुलर स्कूल जाता है उसको नंबर नहीं मिलता। ये क्या हुआ? स्कूल में यही होता है क्या? स्कूल में भेदभाव किया जाता है या पढ़ाई होता है? आप बताइए। भेदभाव कौन करता है? सर करते हैं, और कौन? हम लोग तो नहीं करेंगे। कौन सर? पेगासस मामला हो या जाति आधारित जनगणना, दोनों ही मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र के खिलाफ रुख अख्तियार किए हैं। इसे देखते हुए विपक्ष दल भी केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता इकबाल मोहम्मद शमी ने कहा
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ड्रामा करते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं, इसे देखने के लिए सड़क पर निकलते हैं, जबकि उनके ही अधिकारी बिना मास्क के चलते हैं। राजद नेता ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पेगासस और जातीय जनगणना करने के मामले में विपक्ष के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन पूर्ण रूप से लागू करने की मांग को लेकर 7 तारीख को आरजेडी राज्य भर में प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री का केवल ये ड्रामा था, कहीं भी अभी कोई मास्क पहन नहीं रहा है और खुद प्रशासन के लोग जो पुलिस पदाधिकारी हैं या मतलब ट्रैफिक के अफसर हैं या पुलिस के बड़े पदाधिकारी कोई मास्क नहीं पहनते हैं। कल सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो ऐलान कर रहा था कि मास्क पहनो मास्क पहनो, फिर मुख्यमंत्री चले गए, फिर वही परिस्थिति आ गई। ट्रैफिक जाम रहता है, एक आदमी मास्क पहने हुए नहीं रहता है, पूरा व्यवस्था दुर्गति रहती है और जनता का विश्वास भी सरकार पर नहीं है, क्योंकि सरकार और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार कितना झूठ बोलती है। ऑक्सीजन से इतने लोग मरे और लोग सोच रहे हैं कि मेरे घर का आदमी ऑक्सीजन से मर गया, सरकार कह रही है ऑक्सीजन से एक आदमी भी नहीं मरा। शहर में 200 आदमी मरता था रोज़, तो 12 आदमी 14 आदमी का अखबार छापता था, उसी को माना गया है। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि सही में कोरोना से बिहार में कितने लोग मरे या कितने लोग बीमार पड़े, वो भी नहीं सोचता है। लोग घरों में इलाज कराते रहे, घर में ठीक होते रहे और घर में मरते भी रहे। और अभी की तारीख में तो मुख्यमंत्री जो परिस्थिति है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके राजनीति के स्टैंड क्या होगा। एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ हैं और दूसरी तरफ वो निश्चित रूप से जो विपक्ष की मांग है कि टेलीफोन टेप कांड की जांच होनी चाहिए, उस पर भी उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए। और उन्होंने जो राष्ट्रीय जनता दल का डिमांड है जातीय जनगणना, उस पर भी उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान है कि मुख्यमंत्री क्या करेंगे। अब इनका गठबंधन इसी तरह का से चलता है और 7 तारीख को हम लोगों का मंडल कमीशन जो 7 तारीख को लागू हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में और जातीय जनगणना लागू करने के लिए मंडल कमीशन की पूरी सिफारिश को लागू करने के लिए और पिछड़ों को बैकलॉगिंग देने की मांग को लेकर के एक विचार प्रदर्शन 7 तारीख को पूरे बिहार में होगा और मुजफ्फरपुर में भी होगा। मुजफ्फरपुर में भी हमारे जो कार्यकर्ता और साथी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। बिहार विश्वविद्यालय में संविदा पर बहाल 1.5 दर्जन कर्मचारियों के बकाये 7 माह के वेतन का भुगतान की मांग को लेकर चल रहा धरना तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। बिहार विश्वविद्यालय परिसर में कर्मचारी विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते रहे। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है। पुरुष छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन का भुगतान हो रहा है, वहीं महिला छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान रुका हुआ है। धरने पर बैठी महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारियों का कहना है कि एक तो कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन और महंगाई ने आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है, उस पर 7 महीने से बकाये वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे स्थिति और दयनीय हो गई है। यदि मांग पूरी नहीं हुई तो आगे आमरण अनशन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी हम लोग पूछने नहीं आ रहा है। हम लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे, कल दुर्व्यवहार करके हम लोग भगा दिया गया है, न कोई एक बार पूछने आया। हम लोग भूखमरी के कगार पर है। कोरोना काल में भी हम लोग काम किए हैं, लेकिन एक बार कोई नहीं न पैसा दिया है न कोई सूद लेता है। हम लोग लगातार काम करते जा रहे हैं, हम लोग सेवा देते जा रहे हैं। कोई हम लोग को क्या मांग है आप लोग? मांग हम लोग के 7 महीना का पैसा है, वो जल्दी दे, हम लोग को वेतन भुगतान जल्द करे। आगे क्या सोचे? यदि नहीं भुगतान नहीं होगा तो हम लोग अनशन पर जाएंगे। मांग है कि 7 महीना से वेतन नहीं मिला है, भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। जब हम लोग तनख्वाह के लिए तो 7 महीना से तो आज कल कर टिड़का रहे हैं। क्या रणनीति होगी आगे क्या सोचे? आगे सोचे अगर नहीं देंगे तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से कोई आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है। कोई अधिकारी मिल रहा है? नहीं, कोई नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों वार्ड संख्या 41 के रामबाग रोड स्थित नूरिया मदरसा के निकट मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना हर घर नल जल योजना के तहत निर्माणाधीन जल मीनार के अचानक से गिरने की सेवादार मंच द्वारा बुधवार को जल मीनार की पारदर्शी जांच की मांग को लेकर मलबे के अवशेषों को
से लंबत करके मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, स्थानीय जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को डाक सेवा के माध्यम से भेजा गया। वहीं मंच के संस्थापक अविनाश साई का कहना है कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना में भ्रष्टाचार से लिप्त हो गया, जिसका जीता जागता सबूत है रामबाग में निर्माणाधीन जल मीनार का धराशायी हो जाना। इस भ्रष्टाचार की उच्च अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद एक सप्ताह से अधिक बीत जाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं होती है तो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठने लगते हैं। उन्हीं सवालों के जवाब को पाने के लिए इस निर्माणाधीन जल मीनार के टुकड़ों के सैंपलों को टेस्टिंग के लिए एकत्र कर सरकार को भेज रहे हैं ताकि जांच हो सके। साथ ही कहा सिर्फ इसी मीनार में नहीं, ज्यादातर जल मीनारों की स्थिति यही है जिसका जांच बेहद आवश्यक है। पिछले दिनों वार्ड नंबर 41 का यह नूरिया मदरसा है जहां पे जल मीनार बन रहा था। माननीय मुख्यमंत्री का जल नल योजना के तहत जल मीनार का निर्माण चल रहा था, जो कि निर्माण पूर्ण होते होते वह पूरा का पूरा धराशायी हो गया। छत से लेकर पूरा पिलर तक जो है इसका धराशायी हुआ है। इस जल मीनार को लेकर के पिछले दिनों माननीय नगर आयुक्त महोदय के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि 3 दिनों के अंदर में इसकी जांच की रिपोर्ट सबमिट करनी है संबंधित अधिकारियों को। साथ ही साथ यह भी आदेश दिया गया था, मीडिया के बंधुओं से हम लोगों को जानकारी मिली थी कि इस मीनार को ध्वस्त करते हुए पुनः निर्माण की बात करनी है। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि 3 दिन को छोड़िए 5 से 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाया है। इसी को लेकर हम लोग संगीत हैं, हम लोग भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के उस आदेश को जिसमें जीरो टॉलरेंस की बात वो भ्रष्टाचार के लिए करते हैं, इसी को लेकर आंदोलित हैं। और उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ से अपने स्तर पर यहाँ की जो मलबा है उस मलबा को निकालने का काम किया है और उनको उस मलबा को हम लोग सीधा माननीय मुख्यमंत्री, नगर विकास आवास मंत्री, माननीय नगर आयुक्त, माननीय जिलाधिकारी। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, देश की आजादी के लिए बंगाल से मुजफ्फरपुर आकर प्रथम बम विस्फोट करने वाले महान देशभक्त अमर शहीद खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा मुजफ्फरपुर जेल में स्थित उनके फांसी स्थल पर आम जनता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 घंटे की छूट देने के लिए जिला प्रशासन को नागरिक मोर्चा के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि जिला अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से हम लोग आग्रह किए हैं कि बलिदान दिवस पर आम जनता के लिए 2 घंटे के लिए विशेष छूट दी जाए। 75 वर्ष बाद भी एक शहीद का फांसी स्थल जेल के 4 दीवारी में कैद है, जहां आम जनता उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने से वंचित रह जाती है। बहुत सारे लोगों की दिली इच्छा है कि कम से कम एक बार हम उस फांसी स्थल को देखें और वहां नमन करें। नागरिक मोर्चा वर्षों से इसके लिए सत्याग्रह और धरना का आयोजन कर इस प्रकार की मांग की है और नागरिक मोर्चा के ही मांग पर जिले के तत्कालीन जिला पदाधिकारी श्रीमती राजबाला वर्मा के अथक प्रयास से जेल का नाम खुदीराम बोस के नाम पर हुआ और जेल परिसर में शहीद का प्रतिमा स्थापित की गई। नागरिक मोर्चा आज भी जिला प्रशासन से मांग करती है, राज्य सरकार से, कि शहीद खुदीराम बोस के फांसी स्थल को जेल से अलग कर आम जनता के लिए दार्शनिक स्थल बनाया जाए। इस बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुसहरी ग्रामीण नगर इकाई का गठन किया गया। इकाई की घोषणा विभाग सह संयोजक प्रभात श्रीवास्तव ने किया, जिसमें नगर अध्यक्ष रंजना कुमारी, नगर उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नगर मंत्री मधुकुंज कुमार, नगर सह मंत्री सुमित कुमार और धर्मेश कुमार, एसएफएस प्रमुख प्रियांशु रंजन, एसएफडी प्रमुख मृत्युंजय कुमार और नगर कार्य समिति सदस्य राजन कुमार और नितिन कुमार को बनाया गया। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी संगठन मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि विद्यार्थी परिषद का विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित, समाज हित, राष्ट्र हित के लिए कार्य करती आ रही है।
प्रत्येक वर्ष नए छात्रों को जोड़कर समाज और देश के प्रति कर्तव्य को सिखाती है। छात्र युवाओं की व्यक्तित्व विकास के लिए मंच प्रदान करती आ रही है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुसहरी ग्रामीण इकाई का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें पुराने इकाई को भंग करके नई इकाई का गठन किया गया है। उसमें कार्यकर्ताओं को दायित्व दी गई है जो आगामी कार्यक्रम और संगठन के विस्तार का काम करेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।